नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है प्रस्तावना अथवा उद्देश्य का। दोनों एक ही नाम है, प्रस्तावना कहें या उद्देश्य का कहें। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, आइए पहले एक बार हम इसको पढ़ के देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संमत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मर्पित करते हैं। ये हमारे संविधान की प्रस्तावना है। आइए कुछ तथ्यों के बारे में देखते हैं। प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका कहते हैं। प्रस्तावना को संविधान का परिचय अथवा भूमिका कहते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश की गई उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, इसलिए इसको उद्देश्य का भी कहते हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता जैसे शब्दों को सम्मिलित किया गया था। प्रस्तावना में एकमात्र बार संशोधन हुआ है, वो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा किया गया है और इसके अंदर 3 शब्द जोड़े गए थे: समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। प्रस्तावना में उल्लिखित मुख्य शब्दों का अर्थ देखते हैं। पहला, हम भारत के लोग। इसका क्या आशय है? हम भारत के लोग। इसका तात्पर्य यह है कि भारत एक प्रजातांत्रिक देश है तथा भारत के लोग ही सर्वोच्च संप्रभु हैं। अतः भारतीय जनता को जो अधिकार मिले हैं वही संविधान का आधार है। अर्थात दूसरे शब्दों में कहें कि भारतीय संविधान भारतीय जनता को समर्पित है। यानी कि संविधान की शक्ति का स्रोत भारतीय जनता है। दूसरा शब्द है संप्रभुता। संप्रभुता का क्या अर्थ है? इस शब्द का आशय है कि भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। इसके ऊपर और कोई शक्ति नहीं है। यह अपने आंतरिक और बाह्य मामलों का निस्तारण करने के लिए स्वतंत्र है। 26 जनवरी 1950 को भारत एक संप्रभु राष्ट्र बना था, जबकि हमारे देश के साथ आज़ाद होने वाला पाकिस्तान 1956 ईस्वी तक डोमिनियन स्टेट ही रहा था। अगला शब्द है समाजवादी। समाजवादी का क्या अर्थ है? तो भारतीय समाज में लोकतांत्रिक समाजवाद है, न कि साम्यवादी समाजवाद। यानी कि भारतीय समाज में लोकतांत्रिक समाजवाद है, साम्यवादी समाजवाद नहीं है।
जहां साम्यवादी समाजवाद में उत्पादन के सभी साधन राज्य के होते हैं या राज्य का अधिकार होता है तथा किसी के पास निजी संपत्ति नहीं होती है। वहीं लोकतांत्रिक समाजवाद में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के साथ साथ मौजूद होते हैं। यानी कि सीधे सीधे कहें कि साम्यवादी समाजवाद के अंतर्गत सभी संपत्ति और धन पर सरकार का अधिकार होता है, जबकि लोकतांत्रिक समाजवाद में पूंजीवाद और समाजवाद दोनों साथ साथ चलते हैं। कुछ क्षेत्रों में समाजवाद होता है, कुछ क्षेत्रों में पूंजीवाद भी होता है। समाजवाद में यानी कि भारत में मौजूद समाजवाद यानी कि लोकतांत्रिक समाजवाद में वंचित एवं पिछड़े लोगों को संरक्षण दिया जाता है तथा संसाधनों का अहितकारी संकेंद्रण को सीमित किया जाता है। अहितकारी संकेंद्रण को सीमित किया जाता है। अगला शब्द है पंथ निरपेक्ष। तो पंथ निरपेक्ष का अर्थ है कि राज्य का कोई धर्म नहीं है। राज्य सभी धर्मों को समान संरक्षण प्रदान करेगा। धार्मिक आधार पर भेदभाव निषेध है। इसलिए संविधान में अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जोड़े गए हैं, जो कि संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जोड़ा गया है। भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्षता की सभी अवधारणाएं विद्यमान हैं, अर्थात हमारे देश में सभी धर्म समान हैं और उन्हें सरकार द्वारा समान समर्थन और संरक्षण प्राप्त है। अगला शब्द लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक शब्द का क्या अर्थ है? संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द का इस्तेमाल बृहद रूप में किया गया है। इसमें न केवल राजनीतिक लोकतंत्र बल्कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को भी शामिल किया गया है। वयस्क मताधिकार, सामाजिक चुनाव, कानून की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, भेदभाव का अभाव एवं भारतीय राज्य व्यवस्था के लोकतांत्रिक लक्षण के स्वरूप हैं। फिर से देखें, लोकतांत्रिक संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द का इस्तेमाल जो है बृहद रूप से किया गया है, जिसमें न केवल राजनीतिक लोकतंत्र बल्कि सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता, आर्थिक लोकतंत्र को भी शामिल किया गया है। वयस्क मताधिकार, सामाजिक चुनाव, कानून की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, भेदभाव का अभाव भारतीय समाजवाद के लोकतांत्रिक लक्षण के स्वरूप हैं। अगला शब्द आता है इसके अंदर प्रस्तावना में, वो है गणतंत्र। गणतंत्र का क्या अर्थ है? गणतंत्र में राज्य का प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुनकर आता है। गणतंत्र के अर्थ में दो और बातें शामिल हैं। पहली बात, राजनीतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति जैसे राजा के हाथ में जाने की बजाय लोगों के हाथ में होती है। दूसरी बात,
यह है कि विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति है। विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति है, इसलिए हर सार्वजनिक कार्यालय और किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के, बगैर शब्द रह गया, बगैर किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के लिए खुला होगा। यानी कि गणतंत्र का मतलब है देश का प्रमुख, हमारे देश का प्रमुख राष्ट्रपति वो निर्वाचित होगा, न कि वंशानुगत आधार पर होगा। जैसे राजा का पुत्र वंशानुगत होता है, उस तरह से न होकर निर्वाचित होगा, चाहे यह निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से हो। अगला शब्द आता है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता शब्द का क्या अर्थ है? यहां पर स्वतंत्रता का तात्पर्य नागरिक स्वतंत्रता से है। स्वतंत्रता के अधिकार का इस्तेमाल संविधान में लिखी सीमाओं के भीतर रहकर ही किया जा सकता है। यह व्यक्ति के विकास के अवसर प्रदान करता है। अगला शब्द है न्याय। न्याय क्या है? तो न्याय का भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख मिलता है। इसे 3 भिन्न भिन्न रूपों में देखा जा सकता है। न्याय के 3 रूप मिलते हैं हमारी प्रस्तावना के अंदर। वो हैं सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय। सामाजिक न्याय क्या है? सामाजिक न्याय से अभिप्राय है कि मानव के बीच जाति, मानव के बीच जाति वर्ण के आधार पर भेदभाव न माना जाए और प्रत्येक नागरिक को उन्नति के समुचित अवसर सुलभ हों। दूसरा है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय का अर्थ है कि उत्पादन एवं वितरण के साधनों का न्यायोचित वितरण हो और धन संपदा का केवल कुछ ही हाथों में केंद्रीकरण ना किया जाए। और तीसरी प्रकार का न्याय है वो है राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय का अभिप्राय है कि राज्य के अंतर्गत समस्त नागरिकों को समान रूप से नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त हों, चाहे वह राजनीतिक दफ्तरों में प्रवेश की बात हो अथवा अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का अधिकार हो। अगला बिंदु आता है समता। समता क्या है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना हर नागरिक को स्थिति और अवसर की क्षमता प्रदान करती है, जिसका अभिप्राय है कि समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुमति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने का उपबंध है। यानी कि समता का अर्थ है कि संविधान के अंदर प्रत्येक नागरिक को प्रत्येक स्थिति पर अवसर की क्षमता प्रदान करती है, यानी कि इस स्थिति और अवसर प्रदान करने की क्षमता प्रदान करती है। किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति है और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करती है क्षमता। अगला बिंदु है बंधुता। बंधुता क्या है? बंधुता का शाब्दिक अर्थ है भाईचारा की भावना, भाईचारे की भावना। प्रस्तावना के अनुसार
वंध्यता में दो बातों को सुनिश्चित करना होगा। पहला, व्यक्ति का सम्मान, और दूसरा, देश की एकता और अखंडता। मौलिक कर्तव्यों में भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करने की बात कही गई है। मौलिक कर्तव्यों में भी भाईचारे को प्रोत्साहित करने की बात कही गई है, यानी कि बंधुता शब्द का अर्थ है भाईचारे की भावना। नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, प्रस्तावना का महत्व। क्या महत्व है प्रस्तावना का? तो पहला है, प्रस्तावना हमारे संविधान का सार है। दूसरा, यह संविधान का उद्देश्य प्रकट करती है। तीसरा, यह संविधान के प्रावधानों के अर्थ निर्धारण में सहायक है। और चौथा, संविधान का ऐतिहासिक स्रोत है। अगर किसी उपबंध में, संविधान के किसी उपबंध में किसी शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हों, या किसी शब्द के अर्थ पर का स्पष्ट नहीं हो, शब्द का अर्थ स्पष्ट नहीं हो, तो उस शब्द का अर्थ जो है प्रस्तावना से लिया जाता है। प्रस्तावना को सर्वोपरि दिया जाता है। प्रस्तावना उसका अर्थ प्रोवाइड करने में सहायक होती है। प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं? नेक्स्ट हेडिंग या नेक्स्ट क्वेश्चन हम कहें कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ निर्णय दिए हैं। आइए उन निर्णयों को देखते हैं। सबसे पहला है बीरूबारी संघ मामला। बेरूबारी संघ मामला 1960 का है। इसके अंतर्गत इसमें कहा गया है कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, क्योंकि यह न तो विधायकों को विधायक का किसी शक्ति का स्रोत है, विधायिका की शक्ति का स्रोत है, और ना ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगा सकती है। यह गैर न्यायिक है, अर्थात न्यायालय में इसे चुनौती नहीं दी जा सकती है। सबसे पहले बेरूबारी संघ मामले के अंदर 1960 में न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना न तो संविधान का अंग है और ना ही यह विधायिका को शक्ति प्रदान करती है और ना ही उसकी शक्ति पर प्रतिबंध लगाता है। यानी कि सबसे पहले बेरूबारी केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग होने से मना कर दिया। इसके बाद दूसरा, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1964 का बाद आया। इस बाद में सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1964 में प्रस्तावना को संविधान का अंग ना होने के विषय में उच्चतम न्यायालय ने पूर्व निर्णय पर विचार किए जाने की जरूरत पर ध्यान आकर्षित किया। यानी कि सिर्फ सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य बाद के अंतर्गत प्रस्तावना के बारे में जो पहले 1960 में जो निर्णय दिया गया था बेरूबारी केस में, तो उस केस को, उस बात पर दोबारा से पुनर्विचार करने की बात को स्वीकार किया कि उस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। इसके बाद गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार बाद आता है 1967 में। गोलकनाथ बाद में प्रस्तावना के विषय में कहा गया कि यह संविधान की मूल आत्मा है, शाश्वत है, अपरिवर्तनीय है। यानी कि गोलकनाथ बाद में कहा गया, प्रस्तावना के बारे में यह कहा गया कि यह संविधान की मूल आत्मा है, शाश्वत है और अपरिवर्तनीय है। जबकि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मामला आया 1973 में।
इस मामले में कहा गया सबसे पॉपुलर मामला है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में। इसमें प्रस्तावना को संविधान का अंग स्वीकार कर लिया गया तथा कहा गया कि प्रस्तावना में अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किए जा सकते हैं, किंतु मूल ढांचे से संबंधित विषय में संशोधन नहीं हो सकता। यानी कि कह सकते हैं, इन्होंने कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत प्रस्तावना संशोधनीय है, किंतु मूल ढांचे से छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। अगली हेडिंग, प्रस्तावना के संबंध में कुछ विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं कि प्रस्तावना क्या है। आइए वो भी देखते हैं। सबसे पहले N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। दूसरे विद्वान हैं सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारी दीर्घकालीन सपनों का विचार है। संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है, ऐसा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर कहते हैं। K.M. मुंशी ने कहा है कि प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। यानी कि मुंशी जी के अनुसार, K.M. मुंशी के अनुसार प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। पंडित ठाकुरदास भार्गव के अनुसार प्रस्तावना हमारे संविधान का सबसे सम्मानित भाग है। यह संविधान की कुंजी एवं आत्मा है। यह संविधान का आभूषण है। यह एक उचित स्थान है जहां से कोई भी संविधान का मूल्यांकन कर सकता है, ऐसा ठाकुरदास भार्गव कहते हैं। और अर्नेस्ट बार्कर ने कहा है कि प्रस्तावना संविधान का कुंजी नोट है। अर्नेस्ट बार्कर के अनुसार प्रस्तावना संविधान का कुंजी नोट है। तो ये था हमारा आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।